नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हमारे इंटरव्यू सेशन में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर सिंह डागर। डागर साहब शुगरफेड हरियाणा के चेयरमैन हैं। धर्मवीर डागर भारतीय जनता पार्टी का पुराना विश्वसनीय चेहरा हैं। डागर साहब बीजेपी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। शुगरफेड हरियाणा चेयरमैन के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। नैब सिंह सैनी की 2.0 भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार में इनकी नियुक्ति हुई है और शुगरफेड जो है वो किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में किस तरह से काम करता है और क्या इनका अंदाज है। डागर कुरुक्षेत्र की राजनीति का सबसे मजबूत फेस हैं। सीएम नैब सैनी के करीबी लोगों में से एक हैं। तो आइए इनसे करते हैं चर्चा कि क्या इनका तरीका है, क्या रिस्पॉन्स है और ये आगे की इनकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचते हैं ये भविष्य की राजनीति को लेकर। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम शुरुआत करें आज के इंटरव्यू सेशन की। हम चर्चा करते हैं कि बीजेपी में आप कितने पुराने हैं, किन किन पदों पर रहे हैं और कहां कैसे भाजपा से जुड़े, आपकी शुरुआत कैसे हुई सर? वैसे तो मैं 1980 में संघ में एंट्री हुई थी मेरी और राजनीति में सक्रियता के साथ मैंने 2008 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। पहले मैं हरियाणा ऑफिसर एसोसिएशन शुगर मिलों के मैं 12 साल प्रेसिडेंट रहा और राजनीति में ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले मेरे पास हरियाणा हैवी इंडस्ट्रीज प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ था, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष मेरे को बनाया गया था। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली तो मैं प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर उनके साथ मैंने काम किया और उसके बाद विभिन्न पदों पर जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती गई उसके बाद निरंतर काम करते रहे। कैथल जिले का प्रभारी के तौर पे और कभी कैथल में अपने जो हमारे सदस्य बनाने की जो थी उसका मैं प्रभारी रहा और पूरे हरियाणा में जब मैं कैथल का प्रभारी था सदस्य बनाने के तौर पे हम कैथल जिला मेरे उसमें प्रभारी के तौर पे पहले नंबर पर हरियाणा में आए थे। तो ऐसे विभिन्न जो भी पार्टी संगठन ने काम दिया हमने ईमानदारी से और बड़े अपने अच्छे दमदार तरीके से उसको निभाने का काम किया। और अब जैसे अब मेरे पास हरियाणा शुगर फेडरेशन के चेयरमैन के नाते मेरे को काम सरकार ने दिया हुआ है, उसको भी भली भांति हम कर रहे हैं। सर, शुगरफेड डिपार्टमेंट है जो वो कैसे काम करता है, काम क्या है? हरियाणा शुगर फेडरेशन हमारी प्रदेश की 10 सहकारी चीनी मिलें और उसका एक प्रसंग बना हुआ है। तो सारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो हरियाणा शुगर फेडरेशन है। तो उसमें हमारी 10 मिलें जो सहकारिता के तौर पे काम कर रही है, उसमें किसानों का जो भला, गन्ना के जो काश्तकार हैं, जो मिलों के माध्यम से किसान काम करते हैं और उनकी जो उन्नति हुई है इस प्रदेश में, उसमें गन्ने किसानों का मिल का बहुत बड़ा योगदान है मिलों का। क्योंकि हमारे को याद है मेरे को कि जब कैथल शुगर मिल हमारी लगी 89 में इसका इरेक्शन चालू हुआ तो वहां पे किसानों की हालत बड़ी माड़ी थी। अच्छे बड़े जमींदार थे गाँव में, टोठा इधर पाई और ये सारा पे आगे साइड में किसानों की हालत दयनीय थी। लेकिन जब 90-91 में इसका कमीशन हुआ मिल का और जब गन्ना किसानों ने लगाना चालू किया तो 2-3 साल में ही सभी कर्जे उन्होंने अपने उतार के और अच्छे अपने फार्मों पर बड़ी बड़ी कोठियां बनाने का काम उन्होंने इसलिए किया कि ये जो कैश क्रॉप के रूप में गन्ना है उसको उगाने का काम करके उन्होंने अपने जीवन को सुधारने का काम किया।
आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है किसानी का, खास तौर पर सहकारी चीनी मिल और गन्ना और शुगर फैक्ट्री जैसे विभाग का भी आपको अनुभव है। तो सर, आपके कार्यकाल में कोई ऐसा कदम उठाया गया हो सरकार की तरफ से, केंद्र में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, कुछ ऐसा विचार जिससे किसानों का भला हो, कोई ऐसा आपने लागू किया हो, सुधार किया हो? हमें जब से मेरे को ये इसका शुगर मिल चेयरमैन के नाते मेरे को जिम्मेवारी मिली है, तो मैंने सभी मिलों का दौरा भी किया है और अपने कर्मचारी और किसानों से बैठ के बातचीत की है। हमारा किसानों से जो बातचीत हुई, उनकी दिक्कतें हमने सुनी। तो जो आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या सामने आई कि गन्ना का रकबा घट रहा है, तो उनसे बातचीत करने पर ये मालूम होया कि क्यों घट रहा है। तो एक तो मेन कारण उन्होंने बताया कि हमारी लेबर की समस्या बड़ी भारी है। जो लेबर की छीलने की जो अपने श्रमिक आते हैं वो बाहर से आते हैं, कोई बिहार से, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ईस्ट यूपी से आते हैं। तो उनकी जो दिहाड़ी है वो बड़ी ज्यादा होती है। तो उसमें गन्ना काश्तकार कई बार मजबूरी में उनको बहुत ज्यादा रेट, कोई 70, 80, 90 रुपए, 100 रुपए क्विंटल तक जाता है। तो उससे उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। और एक कहते हैं जी हमारी यील्ड भी कम हुई है गन्ने की। तो हम ये दोनों उनकी दिक्कत दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारा यील्ड वाली जो समस्या है, मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी डीओ लेटर लिखा है और हमने केन कमिश्नर को भी लिखा है कि हम कोई ऐसी वैरायटी हम किसानों को देने जा रहे हैं, जैसे अब 250-300 क्विंटल की जो यील्ड आती है मिल में, किसान लेके आता है, उसको हम 100-150 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ाने के प्रयास है। कि ऐसे बीजों का हम अभी जो फरवरी में, मार्च में जो अपने जो बुआई होगी किसानों के गन्ने के लिए, उसको हम ये बीज उपलब्ध कराने जा रहे हैं। अगर 150 क्विंटल भी अगर गन्ने की पैदावार बढ़ गई तो किसान का 60 हजार रुपये जेब में आता है। और ये प्रदेश की नायब सरकार है जो, उन्होंने पूरे भारत में गन्ने के किसान को सबसे सर्वाधिक रेट हरियाणा के किसानों को दिया हुआ है। ये हमें सरकार का बड़ा शुक्रगुजार हो कि वो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, जो किसान गन्ना डालते हैं उसकी जो 23-24 जो सीजन था, उसकी एक पैसा भी किसी का पेंडिंग नहीं है, बकाया नहीं है। सब किसान के खाते में 15-20 दिन में सभी के जो गन्ना गिरता है तो उनके खाते में भेजने का काम सरकार करती है। तो ऐसी व्यवस्था नायब सरकार ने की हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा, पीछे चुनाव था लोकसभा का, उसके बाद फिर विधानसभा के बीच में जो चुनाव हुआ तो पेमेंट बकाया थी कुछ। तो मैंने सीएम साहब से जब बात की कि ऐसे ऐसे किसान परेशान, उन्होंने दूसरे ही दिन अफसरों को बुलाया और जो 45-40-50 करोड़ रुपया था तुरंत सभी किसानों के खाते में डालने का काम किया। और आप पड़ोस में देख रहे हैं, पंजाब की हालत देख लो, यूपी की हालत, हमारे किसानों की छिपी नहीं हुई है। 2-2 साल की, 2.5 साल की, 3-3 साल की उनकी किसानों की पेमेंट नहीं होती, वो नारे लगाते हैं। पंजाब में आप किसानों की क्या दुर्गति हो रही है। हरियाणा का किसान, सरकार जो नायब सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका इतना ध्यान रहता है हर एक किसान के प्रति। हमारी सरकार पूरे 24 की 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद कर रही है। और वो पंजाब में भी अगर कर दे तो सभी किसानों की बेचारों की समस्या खत्म हो जाए। तो किसानों की समस्याओं के प्रति हम कितने गंभीर है, इस बात से अंदाजा लगा सकता है। दूसरी जो समस्या बताई थी उन्होंने लेबर की, तो उसमें भी मैंने अभी एमडी फेडरेशन और सभी से बैठ कर एक चर्चा की है कि इसका समाधान कैसे लेंगे। मंत्री जी हमारे अरविंद शर्मा जी, उनसे भी वो भी निरंतर लगातार, किसान के बेटे हैं वो भी निरंतर फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई इसकी समस्या कैसे। हमने सामने बैठ के एक मीटिंग भी की थी मंत्री जी के साथ, फेडरेशन के अफसर थे सारे, कि जी इसका लेबर का समस्या कैसे सोल्व हो। तो हम एक तो मशीनीकरण करने जा रहे कटाई के लिए, बुआई के लिए। अगर हमारा ये प्रयोग सफल रहा तो हर एक मिल में हम 4-4, 5-5 अब की बात प्रायोगिक तौर पे हम मशीनें उनको कटाई के लिए देने को जा रहे हैं। अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो 30-40% इसकी समस्या दूर हो जाएगी। एक हमने प्रस्ताव बनाया अभी
हम सरकार मुख्यमंत्री जी से भी ये बात चर्चा करेंगे कि अगर गन्ना किसान के लिए अगर सरकार मनरेगा जैसे हमारे देश में लागू है, अगर मनरेगा को इस गन्ने के किसान के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारी तकरीबन 60-70% ये लेबर की जो समस्या इसका समाधान निकलेगा। तो हम अभी सरकार के साथ ये सभी हमने बनाया है, पूरा एजेंडा बनाया है, अभी सीएम साहब से भी डिस्कस करना है और केंद्र के हाथ में, तो केंद्र के स्तर पे हम ये मांग उठाएंगे कि अगर किसान को अगर मनरेगा के साथ गन्ने के किसान को जोड़ दिया जाए तो उनकी तकरीबन 60-70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मनरेगा में कई बार होता है कि पता चलता है अखबार के माध्यम से और कई बार के भाई उसमें कोई समस्या है, गोलमाल होता है। अगर इसमें गन्ने के किसान को जोड़ दिया जाए तो जैसे मिल में गन्ना आता है क्विंटल के हिसाब से वहां पे लिया जाता है, सब तोल होता है, उसी के हिसाब से पेमेंट होती है किसान की। तो उसमें अगर मनरेगा के साथ जोड़ दे तो उसमें कोई धांधली के भी चांसेस नहीं रहेंगे। जितना गन्ने का किसान का गन्ना आएगा वो तोल के हिसाब से पेमेंट तो उसी हिसाब से दिहाड़ी उसमें लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ी राहत किसान को मिल जाएगी। दूसरा हम कहने जा रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में भी हम जाएंगे एक बार, उनको वहां पे लेबर का क्या प्रबंध कर रखा है वहां से भी हम थोड़ा सा फीडबैक लेंगे। हम मिल लेवल पे पूरे के पूरे सभी किसानों के लिए हम ये भी प्रयोग करने जा रहे हैं कि ठेका, लेबर का ठेका एक ठेकेदार को दे के, और जो किसान को दिक्कत आती है कि उनकी लेबर रुकती नहीं, फिर वो पैसे बढ़ाते हैं, हम पूरे सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की लेबर हम करने का एक प्रयोग करेंगे। अगर वो कामयाब रहा तो हम मिल से ही लेबर भेजेंगे, गन्ना कटाएगा और उसमें मिल को भी ये फायदा हो जाएगा, ताजा गन्ना आएगा काट के, जिस फील्ड में हम भेजेंगे हम अपने हिसाब से उसको लेबर को वहां भेजने का काम करेंगे और वो अच्छी तरह छिलाई कटाई करके मिल में लाएगा। तो इसलिए इस पर भी हम एक विचार कर रहे हैं और इनमें से किसी न किसी तरीके से किसान की ये समस्या दूर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्लान है आपका किसानों के लिए। कब तक इसको लागू करने की योजना है? इसी सीजन में, अभी फरवरी मार्च में जो बुआई होगी इसमें हम बुआई के लिए कोई मशीनों का प्रबंध कर रहे हैं और आगामी जो सीजन आएगा 25-26 का, उसमें हम इस लेबर की समस्या को तकरीबन हम समस्या का इसका समाधान करने की इच्छुक है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और प्रदेश में हैट्रिक लगाई है और अब हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं, काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार किया है, तो क्या लगता है क्या परिणाम रहेंगे? परिणाम तो सबके सामने है, आप सभी पत्रकार साथी है, आप तो हमेशा घूमते रहते हैं, सारे हर जगह आपका आना जाना रहता है और आप लोगों से एक फीडबैक भी आप लेते रहते हैं। अभी जो निकाय चुनाव हुए इसमें कहीं भी दूसरी पार्टी दिखाई नहीं दी। जो कांग्रेस अपने आप को मुख्य विपक्षी दल कहता है, किसी ने भी मेरे को तो कोई उनका नेता कहीं प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं दिया, चाहे वो पूर्व सीएम हो, चाहे उनका प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई स्थानीय स्तर पे भी जो अगर कोई नेता है वो भी मेरे को किसी वार्ड में इस चुनाव के दौरान कोई दिखाई ही नहीं दिया। तो मुकाबला किसके साथ था? कारण क्या है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब कांग्रेस ने ये सोच लिया कि भाई कांग्रेस इस प्रदेश में से खत्म होने जा रही। प्रदेश में कांग्रेस की जो वर्किंग है, आप देखा हुआ कितने महीने हो गए चुनाव के हुए विधानसभा के, उनके 37 एमएलए आए हुए, विधानसभा का भी सेशन एक हो गया, आज से फिर चालू है विधानसभा का सेशन, लेकिन वो अपना नेता नहीं चुन पाए विधानसभा में, सीएलपी लीडर नहीं जो बना सकते, संगठन उनका 15-20 साल से नहीं है। तो कांग्रेस तो खत्म होने के कगार पे है। आगामी इनकी यही हालात चलते रहे तो विपक्ष ही नहीं रहेगा। हम तो सोचते हैं कि विपक्ष अच्छा होना चाहिए, विपक्ष के बगैर भी लोगों को एक थोड़ा सा, एक विपक्ष ऐसा माध्यम होता है कि थोड़ा सा कोई आवाज उठाए, कोई हमारे से थोड़ी बहुत चूक हो जाए कि विपक्ष हमारे को तर्क करे। लेकिन यहाँ तो ऐसा हालत हो रही प्रदेश में कि विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं रही। कांग्रेस का तो बिल्कुल ही सफाया होने जा रहा है और जो छोटी मोटी जो घरेलू पार्टियां थी वो अपने घर बैठी है अपने कारनामों के कारण। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को, संगठन के माध्यम से उसको इतना सशक्त किया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने काम में व्यस्त रहता है और पन्ना प्रमुख तक, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक सबका संगठन बना हुआ है और अपने काम में वो सभी के सभी एक्सपर्ट है
और जैसे चुनाव हुआ था सभी ने बहुत दिल लगा के अपने कैंडिडेटों के लिए काम किया। तो इस निकाय चुनाव में तो आप परिणाम देखोगे कि विपक्ष का कोई इक्का दुक्का बन गया तो बढ़ गया, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि विपक्ष का कोई पार्षद भी बन पाएगा। तो ऐसी हालात इस प्रदेश में चल रहे हैं। हरियाणा में किसान और कृषि राजनीति का बड़ा मुद्दा रहते हैं। अभी पंजाब में भी किसान जो है वो चर्चा में बने हुए हैं। सीएम का बयान आया पंजाब के भगवंत सिंह मान का, वो कहते हैं कि पंजाब धरना प्रदेश बन गया है। अब वो धरने से तंग आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? अभी मान साहब को ये बात बहुत देर से समझ में आई कि ये अब उनको समस्या बता रहे किसानों को। किसान समस्या नहीं है, किसानों की अपनी समस्या है। वो सीएम भगवंत मान ने उनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए, उनकी समस्याओं को देखना चाहिए। जैसे हरियाणा में माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, वो जब से मुख्यमंत्री पद पर मनोहर लाल जी थे, मनोहर लाल जी ने भी कभी भी किसान को दिक्कत नहीं आने दी। अब माननीय नायब जी है, हमारे पहले 14 फसलों पे एमएसपी पे खरीद करती थी सरकार। नायब जी ने कहा कि नहीं, हम एक एक फसल को, जितनी भी फसल होती है हरियाणा में, सबकी सबको एमएसपी पे खरीदने का काम करेंगे। तो हमारा किसान, एक भी हरियाणा का किसान एजिटेशन में शामिल नहीं है। और सब पंजाब के किसान बेचारे वो भी हमारे भाई है, हमारे को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो। हरियाणा के किसान की तरह उनकी भी फसल पंजाब सरकार एमएसपी पे खरीदे, उनको बैठने की जरूरत ही नहीं होगी। और आज वो कहते हैं कि ये किसान, हमारे पंजाब वाले किसान हमारे गले की हड्डी बढ़ गए। तो ये पहले राजनीति करते थे किसान के माध्यम से, वहां शंभू बॉर्डर पे वहां पे जाके पंजाब के किसानों को धकेला वहां। फिर वो कहते थे कि वहां पे हम तो देखो आप पार्टी है, किसान के साथ है, वहां पे वाईफाई फ्री, पानी की सप्लाई फ्री। तो वहां किस लिए करते थे कि सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए कि हमारे किसानों के हम साथ है। और वो एक विषय के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते थे कि केंद्र की सरकार किसी तरह डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन माननीय मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सारा का सारा उनके मांगे मानने का काम पूरा किया। और ये पंजाब सरकार अब इनको किसानों को अपने दुश्मन मान दिया। दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई है। उन किसानों की समस्याओं का समाधान करे, ना कि उनको इस तरह की बातें करके उनको दुख देने का काम करे। धर्मवीर सिंह डागर हरियाणा शुगर फेड के चेयरमैन हैं। डागर ने चेयरमैन के तौर पर गन्ना किसानों के उत्पादन, उनकी बिक्री और उन्हें उचित मूल्य मिले, उनकी लागत जो है वो घटे, किस तरह से उनको लेबर में और अन्य उसमें सुविधाएं मिले, सरकार के साथ, चीनी सहकारी परिसंघ के साथ और मंत्री अरविंद शर्मा के साथ, सीएम नायब सैनी के साथ तालमेल बनाकर विशेष एजेंडा तैयार किया है। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो, विधानसभा चुनाव की हो, या फिर बीजेपी संगठन द्वारा इन्हें किसी भी फील्ड में, किसी भी मोर्चे पर उतारा गया हो, डागर बखूबी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी तरह ये शुगर फेड डिपार्टमेंट में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।